दर्शकों नमस्कार। मैं आशीष त्रिपाठी राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के इस फेसबुक पेज पर आप सभी का इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में स्वागत करता हूं। ये सीरीज जिसका नाम है मेरे लेखक मेरे सवाल, जिसमें आप हर हफ्ते रविवार के दिन शाम 6 बजे अपने किसी प्रिय लेखक से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं और अपने सवाल उनके सामने रखते हैं। इस सीरीज में मैं आप सभी का पुनः पुनः स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज के हमारे अतिथि आदरणीय अरुण कमल जी का। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमें बहुत खुशी है कि आज आपका समय हमें इस आयोजन के लिए मिला है और इस तरह हमारे वे तमाम दर्शक जो बहुत दिनों से शायद इस कार्यक्रम में आपका इंतजार कर रहे थे, उनकी अभिलाषा भी इस तरह पूरी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो अरुण कमल एक ऐसा नाम है जो हिंदी पाठकों के लिए, श्रोताओं और दर्शकों के लिए अत्यंत परिचित है। वे हमारे पाठक जो समकालीन साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं, वे भली भांति इस नाम से परिचित हैं। लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि ऐसे बहुत सारे पाठक हो सकते हैं जो आज पहली बार अरुण जी से सामना कर रहे हों, उन्हें देख रहे हों, उन्हें सुन रहे हों, उन सब के लिए मैं सबसे शुरू में ही अरुण जी का एक छोटा परिचय आपके बीच पढ़ देना चाहता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अनुमान होगा कि अरुण जी ने पिछले लगभग 40 सालों में एक लेखक के रूप में क्या क्या हमारे लिए, हिंदी समाज के लिए किया है। अरुण कमल जी का जन्म बिहार में रोहतास जिले में नारसीगंज नाम की जगह में 15 फरवरी 1954 को हुआ। अभी तक उनकी 6 कविता पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख, महाशंख और कोशाफल, 2 आलोचना पुस्तकें जिसमें से ज्यादातर कविता केंद्रित निबंधों की ये दोनों किताबें हैं, कविता और समय तथा गोलमेज। साक्षात्कारों की एक किताब प्रकाशित है जिसका नाम है कथोकथन। इसके अतिरिक्त अरुण जी ने विदेशी कवियों और लेखकों, आलोचकों के अनुवाद हमारे लिए किए हैं। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविता के अनुवादों की एक पुस्तक वाइजेस नाम से प्रकाशित है। वियतनामी कवि तोहू की कविताओं और उनकी टिप्पणियों का एक अनुवाद भी एक पुस्तिका के रूप में बहुत पहले, जब मैं छोटा था तब प्रकाशित हुई थी और मैंने उसे देखा था। मुझे लगता है कि ये 1990 के आसपास की बात है। मैं शायद कक्षा 11 या 12 में पढ़ता था उन दिनों जब ये पुस्तिका हमारे बीच आई थी। मायाकोवस्की की आत्मकथा के कुछ अंशों का अनुवाद अरुण जी ने किया है और देशी विदेशी कविताओं के अनेक अनुवाद अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। अरुण कमल जी की कविताएं देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित हैं। उनकी पुस्तकें भी देश विदेश की भाषाओं में अनुदित हैं और उनके कविता चयन भी 3 कविता चयन अलग अलग प्रकाशनों से हमारे बीच आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि राजपाल एंड सन्स के इस जिस फेसबुक पेज पर आज हम हैं, वहां से भी अरुण जी का एक प्रतिनिधि चयन शीघ्र ही हमें देखने को मिलेगा। अनेक सम्मानों से अरुण कमल जी को नवाजा गया है। बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो पहला पुरस्कार अरुण कमल जी को मिला था और एक तरह से एक नए कवि का एक अभिनंदन था जो इस माध्यम से हुआ था। उसके बाद एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान बहुत ही कम उम्र में उन्हें पुनः मिला, सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड। श्रीकांत वर्मा सम्मान जो उस जमाने का एक महत्वपूर्ण सम्मान था, लेकिन शायद इन दोनों बंद है, वो उन्हें मिला। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से वे नवाजे गए। शमशेर सम्मान उनके
खाते में है। और उसके अतिरिक्त 1998 का साहित्य अकादमी सम्मान उनकी तीसरी कविता पुस्तक नए इलाके में के लिए मिला। अरुण कमल जी ने प्रोफेसर नामवर सिंह जी के साथ आलोचना पत्रिका का बहुत दिनों तक संपादन किया और उस युग में जमाने में आलोचना पत्रिका का एक तरह का जनतांत्रीकरण किया, जिसके लिए उनका समय याद किया जाएगा। अरसे तक वे पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं और अब सेवानिवृत्त होकर अपना पूरा समय अपने लिखने पढ़ने को और इस तरह से हमें दे रहे हैं। ये छोटा सा परिचय था जो अरुण कमल जी का हमारे उन पाठकों के लिए जो पहली बार उन्हें देख या सुन रहे हैं। और जैसा कि हमने एक रवायत डाली है इस आयोजन में कि जब हमारे कवि इस आयोजन में आते हैं तो हम उनकी कोई न कोई कविता पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम उनसे पहला सवाल पूछते हैं। और आज के लिए मैंने जो कविता चुनी है, कविता यूं तो थोड़ी पुरानी है और उनके 5वें कविता संग्रह मैं वो शंख महाशंख से मैंने इसे लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की बातचीत की शुरुआत यदि इस कविता से हो तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इस कविता का शीर्षक है सरकार और भारत के लोग। मैं अपने दर्शकों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ये जरूर चाहूंगा कि वो बहुत ध्यान लगाकर इस कविता को सुने। अरुण कमल जी की कविताओं की एक विशेषता इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, उनका एक चेहरा इस कविता के माध्यम से आप तक आएगा। कविता का शीर्षक है सरकार और भारत के लोग। सरकार लगातार उदार हो रही थी, हर जगह से अपने हाथ खींच रही थी, गलतियां सुधार रही थी, मैली कथरियां सरेआम खींच रही थी। जैसे सरकारी अस्पताल थे लेकिन वहां रुई पट्टी तक न थी, नर्सें स्वेटर बुनती रहती, डॉक्टर कभी कभी सैर पर आते और बेड के नीचे कुत्ते सोए रहते। केवल लाश घर पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। इसी तरह समझिए कि स्कूल थे लेकिन कमरों में सुअर घूमते, घंटी मंदिर में बजती और मास्टर मुर्गियां गिनने के काम में लगाए गए थे। और चूंकि ये गिनती हो न होते कुछ और अंडे फूटते, सो गिनती हर बार शुरू से शुरू होती थी। इस भांति ज्ञान सर्वसुलभ था, शिक्षा स्वतंत्र थी, हर विद्यार्थी पर कर्ज था। राशन की दुकानें पहले ही उठ गई थीं, घासलेट पेट्रोल से भी महंगा था, सरकारी नलों में पानी नहीं हवा भरी थी, हर 2 मील पर रंगदार थे, कोई भी कहीं भी मारा जा सकता था, ऐसी उदारता थी। परंतु हर नागरिक को पहचान पत्र लेकर चलना अनिवार्य था। सरकार बिगड़े जमींदार की तरह सारे कल कारखाने चम्मच कटोरी बेच रही थी और अंत में उसने बच्चों के दूध की बोतल भी बेच दी। तब एक मां ने कहा सरकार जी ऐसा करें कि संसद भी बेच दें और आप भी वैसे रहें जैसे हम, यानी भारत के लोग। अब सरकार ही क्या करेगी सरकार रहकर। ये कविता थी सरकार और भारत के लोग। अरुण जी का वास्ता जहां से है, जिस जगह से, बिहार, वहां चुनाव हो रहे हैं और इस कविता को उन संदर्भों से भी पढ़ा जा सकता है। पुनः आपका स्वागत करते हुए अपने बहुत ही प्रिय और आदरणीय कवि अरुण कमल जी का मैं आज की बातचीत की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले मैंने ये सवाल लिया है प्रीति प्रकाश का, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है और मेरे मन में भी ये हमेशा उठता रहा है और शायद निजी बातचीत में कभी मैंने अरुण कमल जी से इस बात का उल्लेख भी किया और पूछा भी था। तो ये पहला सवाल आज के आयोजन का
आपके हर कविता संग्रह की शुरुआत तुलसीदास की कुछ पंक्तियों से होती है, इसकी क्या वजह है? कितना प्रभाव पड़ा है आपका तुलसीदास, आपकी कविता लेखन पर तुलसीदास का? तो दो छोटे छोटे सवाल हैं एक सवाल के भीतर। पहला कि तुलसीदास की ही पंक्तियां क्यों होती हैं, और ये मुझे लगता है बहुत बेहतर सवाल है। और दूसरा ये जो शायद ज्यादा बड़ा सवाल है कि तुलसीदास का क्या प्रभाव है आपकी कविता पर या आपकी चेतना पर? सबसे पहले तो मैं राजपाल एंड सन्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, श्रीमती जौहरी और श्री प्रणव जौहरी के प्रति। उन्होंने मुझे अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपसे मिलने का अवसर दिया। मैं आशीष त्रिपाठी जी का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने कुछ शब्द कृपा पूर्वक मेरे बारे में जो कहे उससे मेरा बल बढ़ा, और वो मेरे बहुत पुराने प्रिय हैं। अब हम सवालों पर आते हैं। इसमें खास बात यह है कि लेखक सवाल करता है, वो सवाल सुनने का अभ्यस्त नहीं होता। उसका काम ही है सवाल करना, हर चीज पर सवाल करना। लेकिन अभी ये जो कार्यक्रम है इसमें उल्टा हो रहा है, मुझी से सवाल होंगे, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी, थोड़ा अटपटा भी लगेगा, क्योंकि लेखक इसका अभ्यस्त होता नहीं। मेरे संग्रहों के शुरू में विनय पत्रिका के बिल्कुल आखिरी पद की लगभग आखिरी पंक्तियां हैं। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाए सही करी, बहुरी पाँच पूछिए पाँचो। ये तुलसीदास कह रहे हैं। उन्होंने विनय पत्रिका अपनी पूरी कर ली और वो हनुमान जी से कह रहे हैं कि जब सभा बैठी हो, श्री राम का दरबार हो, तो उसमें बहुत आहिस्ते मेरी ये पांडुलिपि भी बढ़ा देंगे। अगर उनको ये जचे तो उस पर वो सही कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, और तब फिर पंचों से पूछा जाए। देने का कारण मुख्यतः ये है, एक तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये, जो मुझे बहुत प्रिय पंक्तियां भी हैं और वो कवि भी महान कवि हैं। लेकिन कारण यह है कि मैं या कोई भी कुछ भी लिखता है तो वो चाहता है कि लोग उसको पढ़ें और अपनी राय बनाएं, दूसरों के कहने पर न जाए। दूसरा तारीफ करे तब भी ना माने, आलोचना निंदा करे तब भी ना माने, खुद पढ़ के खुद समझ के देखें। इसीलिए ये आग्रह है और इसीलिए ये पंक्तियां मैं शुरू में देता हूँ। अब तुलसीदास का जो प्रभाव है उसके बारे में ठीक ठीक मैं खुद नहीं बता सकता, ये दूसरे लोग बताएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि तुलसीदास या कबीर या निराला जैसे महान कवि ये हमारी कविता में उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह जल चिन्ह मौजूद होता है कागज या नोट में, रुपये में एक जल चिन्ह होता है, वो है, और उसके बिना वो कागज कीमती भी नहीं। तो वो जल चिन्ह की तरह हमारी रचनाओं में मौजूद है। तुलसीदास भी ऐसे ही मौजूद है और उनका बहुत गहरा प्रभाव सब पर। निराला, त्रिलोचन, शमशेर, नागार्जुन से होते हुए अज्ञेय और अभी तक हिंदी कविता पर जाहिर है उनका प्रभाव बहुत गहरा है और मुझ पर भी है। लेकिन किस तरह का है ये दूसरे लोग शायद ज्यादा बताएंगे। ठीक है आशीष जी, ये दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, ये मानवेंद्र सिंह का सवाल है। इन्होंने आपकी शुरुआती कविता
धार के बारे में बात की है और पूछा है कि इसके बारे में बताइए। इसके साथ ही उन्होंने एक टिप्पणी भी लिखी है जिससे कि सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि 80 के आसपास इस कविता को रचना प्रक्रिया और शिल्प के संदर्भ में एक प्रस्थान बिंदु की तरह देखा जाना चाहिए। अपनी केवल धार जैसा वाक्य या मुहावरा कविता की नैसर्गिकता की ओर कवि का अभिमत जान पड़ता है। आप इस कविता को कैसे देखते हैं, या आप मुझे लगता है कि धार कविता यानी अपनी केवल धार जो एक तरह से मुहावरा हो गया हिंदी में, क्योंकि ये एक विलक्षण शिल्प में लिखी गई कविता थी जिसके आखिर में ये दोहा है जिसमें ये पद आता है, अपनी केवल धार। तो मानवेंद्र जी का ये सवाल है आपकी शुरुआती कविता धार के बारे में। अब होता यह है कि हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है। लिखना कुछ चाहते हैं और लिखते लिखते बनाते बनाते वो कुछ जाता है, ऐसा भी होता है। इस कविता के बारे में आप सोचिए, मेरे पहले संग्रह में है जो 1980 में आया, जब मेरी उम्र 26 साल की थी, और ये कविता लिखी गई होगी जब मैं 23-24 का रहा हूँ या और पहले। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये तो खुद भी मुझको नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कर्ज लेता हूँ दूसरों से और बहुत कर्ज से लदा हुआ हूँ, तो फिर मेरे जीवन में मेरा क्या है? यहाँ से इस बहुत मामूली अनुभव से इसकी शुरुआत होती, लेकिन ये फिर फैलता जाता है। आप इसको कई तरह से देख सकते हैं। एक तो व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में, व्यक्ति और मनुष्य योनि के संबंध के बारे में। अब तक कितने लोग हुए, अरबों खरबों 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 लोग हुए, फिर भी हर व्यक्ति बाकी सबसे अलग है। बाकी सब उसमें शामिल है, लेकिन वो सबसे अलग है और उसने कुछ न कुछ जोड़ा है उस मनुष्य योनि को, उस मनुष्य जाति को में कुछ न कुछ जोड़ा है। तो ये उसकी धार है। यही आप व्यक्ति और समाज के संबंध के तौर पर भी देख सकते हैं। समाज से हम सब कुछ लेते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। ये खाना, कपड़ा, सब कुछ ये हम तो पैदा नहीं करते, दूसरे देते हैं मुझको। तो फिर हम क्या करते हैं? हर व्यक्ति कुछ न कुछ उसमें जोड़ता है, वो उसी लोहे में एक नई धार पैदा करता है। अब वो धार उस लोहे में ही है, लेकिन वो धार पहले नहीं थी, वो उस व्यक्ति ने दी। यही आप कवि की रचना के बारे में सोचिए। ये भाषा मेरी नहीं है, ये भाषा दूसरों ने गढ़ी, बाकी सबकी है। तो एक कवि क्या करता है, एक लेखक क्या करता है? वो इस भाषा को लेता है जो पहले से मौजूद है, जो लोहा है, और उसमें अगर वो वास्तव में कवि है तो उसमें वो एक धार देता है। तो उसके बिना कविता संभव नहीं, और यही उसका काम है। नहीं तो भाषा तो ये सबकी है। इसी तरह आप इसको बहुत तरह से देख सकते हैं, अनेक संदर्भों, अनेक प्रसंगों में। लेकिन मुझको लगता है कि ये जीवन के बहुत ही कष्ट भरे दिनों के उस छोटे से अनुभव से ये कविता शुरू होगी कि जब आप कर्ज लेते हैं, दूसरे से मांगने जाते हैं, तब भी एक गरिमा आपकी होती है, तब भी आपका व्यक्तित्व बचा होता है, तब भी आदमी आप में है, और वो उसी का होना महत्वपूर्ण। इस तरह अब उपजहि अनत अनत छवि लहे ही। अब ये कविता अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से समझ में आ सकती है, उसको अलग ढंग से वो दोहरा सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। यही मैं समझता हूँ। अब बिल्कुल
सही जगह से आपने बात को स्पष्ट कर दिया है। एक तरह से ये मेहनत कश वर्ग की जो जिंदगी है भारतीय समाज में, और मेहनत कशों का, मजदूरों का, श्रमिकों का जो जीवन है, उसकी यथार्थ स्थिति के बारे में, उसके जीवन की बुनियादी कश्मकश के बारे में ये कविता कहती है। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो शायद ये जो अपनी केवल धार है, ये दुनिया रचने वालों का की जो मूल शक्ति है, सृजन की शक्ति, श्रम की शक्ति, धरती की जो सुंदरता है, वो इसी धार से पैदा हुई है, भले ही लोहा किसी और का हो। तो बहुत उचित जगह से आपने बात को स्पष्ट किया है, और मुझे लगता है कि मानवेंद्र जी को अपने आपके इस जवाब से अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। ये तीसरा सवाल मेरे सामने है, और ये आशीष राय का सवाल है। ये पूछते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में, और बल्कि मैं थोड़ा इसको फैला देना चाहूंगा कि भारतीय भाषाओं में और दुनिया की तमाम भाषाओं में आपके प्रिय कवि कौन कौन है? प्रिय कवि कौन कौन है, ये वाकई एक ऐसा सवाल है, क्योंकि इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप जब शुरू करते हैं कविता पढ़ना, तो शुरू में ऐसा होता है कि कुछ कवि आपको प्रिय होते हैं, कुछ दिनों के बाद दूसरे होते हैं, कुछ फिर बदल जाते हैं, फिर बदलते हैं। और इसका ये अर्थ नहीं कि जिसको आपने शुरू में चाहा वो नहीं रहा, वो भी रहा, लेकिन आपकी ज़रूरतें, आपकी आपके अनुभवों की ज़रूरतें, आपके भाव जगत की ज़रूरतें, आपकी आत्मा की ज़रूरतें बदलती गईं, और आपके कवि भी बदलते गए। जैसे मुझको धूमिल बहुत प्रिय थे एकदम शुरू में, फिर नागार्जुन की तरफ में गया, फिर निराला, तुलसीदास, कबीर। अब मैं कहूँ कि मुझको इन कवियों में सबसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय कवि होने का अर्थ क्या? एक तो ये कि आप बार बार उसकी तरफ लौटते हैं। वो कवि एक घर की तरह, आपके घर की तरह होता है, जहाँ जैसे ये कहते हैं घर वो है जहाँ हम बार बार लौटते हैं। तो वो कवि भी एक घर है जहाँ आप बार बार लौटते हैं। तो ऐसे मेरे कवि खड़ी बोली में निराला, और मीर है, गालिब है, और नजीर अकबर आबादी, ये भी खड़ी बोली के कवि। लेकिन मुझको मलूक दास भी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और उनको अक्सर दो ही पंक्ति के लिए लोग जानते हैं, या एक पंक्ति के लिए। बहुत बड़े कवि हैं। भारतीय भाषाओं में मुझको रविंद्रनाथ बहुत प्रिय है। एक अजीब बात यह है कि जब भी मैं रविंद्रनाथ को पढ़ता हूँ, या ऐसे कहें कि जब कभी मुझको लगता है कि मुझको कुछ खुराक चाहिए लिखने के लिए, तो मैं रविंद्रनाथ की तरफ जाता हूँ। रविंद्रनाथ ऐसे कवि हैं जो आपको, जिसको कहते हैं कि वो उत्प्रेरक का काम करते हैं मेरे जैसे लोगों को। और मैंने हमेशा देखा है कि रविंद्रनाथ उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। दुनिया की दूसरी भाषाओं में मैं जिस कविता को उसकी मूल भाषा में पढ़ पाया वो केवल अंग्रेजी है, और वहाँ वैसे सब कहेंगे कि शेक्सपियर ही उनका प्रिय है। लेकिन मेरा प्रिय शेक्सपियर है, बहुत ही बहुत ही बहुत प्रिय। और शायद दुनिया में ऐसा कोई कवि दूसरा नहीं है जो एक साथ मनुष्य के संपूर्ण जगत को कविता बनाता है, किसी भी भाषा में। जितना मैंने पढ़ा, अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ तो WBX मेरे बहुत प्रिय हैं, जिनको मैं बार बार पढ़ता हूँ। और 20वीं शताब्दी के कवियों में
पाब्लो नेरूदा, ब्रेख, इनको मैं बार बार पढ़ता हूँ। और एक और कवि हैं, यूनानी कवि, ग्रीक कवि, कबाफी। वो बिल्कुल अलग कारणों से कबाफी मुझको बहुत प्रिय है। तो ऐसे है, और प्रिय की सूची बहुत लंबी होती है, लेकिन मैं बहुत उन कवियों का सब नाम ले रहा हूँ जिनको मुझे पढ़ना ही पड़ता है हर रोज या हर 2-4 दिन पर। मुझे लगता है कि एक आकाश गंगा आपके उत्तर से खुली है, और इसमें से बहुत सारे कवि ऐसे होंगे जो कविता में तनिक भी दिलचस्पी रखने वाले आदमी को कभी न कभी प्रिय रहे हैं, ये होते हैं, या स्थायी रूप से वो प्रिय बने रहते हैं। ये जो 5वां सवाल मैं ले रहा हूं, ये फिर प्रीति प्रकाश का है। इन्होंने कई सवाल हमें भेजे हैं। ये आपकी आलोचना कर्म के बारे में है। इन्होंने लिखा है कि आपने बहुत सारे आलोचनात्मक आलेख लिखे हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 2 आलोचना पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं अब तक, और समकालीन भारतीय कवियों पर भी एक कविता पुस्तक आपकी तैयार हो रही है। ये पूछती है प्रीति कि क्या आपको लगता है कि एक कवि द्वारा की गई आलोचना और एक आलोचक द्वारा की गई आलोचना में फर्क होता है? प्रीति जी, ये एक ऐसा सवाल है, जब आप आलोचना लिखते हैं, करते हैं, जब भी आप आलोचना करती हैं तो आप आलोचक होती हैं। कवि भी आप हैं, पहले से हैं। अब ये एक, बहुत से लोग कहते हैं कि जो शुद्ध आलोचक हैं उनकी आलोचना अलग तरह की होती है, और जो कवि हैं उनकी आलोचना अलग तरह की होती है। फर्क हो सकता है, फर्क होगा, इसलिए कि जब एक कवि आलोचना लिखता है तो उसकी अपनी जरूरतें भी होती हैं। अपनी जरूरतों के अंतर्गत भी जिस पर वो लिख रहा होता है उस पर विचार करता है। और हो सकता है कि कुछ उसकी निजी पसंद नापसंद भी इसमें प्रकट हो, लेकिन ये तो आलोचक के साथ भी होगा। अब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और निराला की आलोचना को लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना निश्चित रूप से अलग ढंग की है, निराला की अलग ढंग। मुक्तिबोध और अज्ञेय की आलोचना अलग ढंग की है, और रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की अलग ढंग। लेकिन ये सब मिल करके एक पूरा काम करते हैं। जाहिर है कि जैसे चूंकि प्रीति जी ने ये बात मुझसे पूछी है, जैसे मैं जब चुनता हूँ अपनी मर्जी से किसी कवि को, तो वो इसलिए चुनता हूँ या किसी भी लेखक को, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद पर मुझको लिखना है, तो वो मेरी अपनी जरूरत है। और मैं ये देखता हूँ कि प्रेमचंद से मैं क्या सीख सकता हूँ, या प्रेमचंद ने सौंदर्य का जो उन्होंने कहा कि हुस्न का एक नया मेयार, सौंदर्य का एक नया प्रतिमान हमको गढ़ना है, तो उन्होंने ये प्रतिमान कैसे गढ़ा, और वो प्रतिमान हमारे लिए कैसे काम का हो सकता है। जैसे ईदगाह कहानी में हमें ने चिमटा खरीदा, अब ये सौंदर्य का एक नया प्रतिमान है। उपयोगी सौंदर्य क्या है, सुंदर क्या है? क्या हामिद का चिमटा सुंदर नहीं है? सुंदर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो एक बहुत साधारण ढंग से प्रेमचंद ने हमारे सामने रखा। तो मान लीजिए मैं अगर इस पर बात करूंगा तो मैं ये सोचते हुए कि तो सौंदर्य कहाँ है, इसकी अंततः इसकी खोज करनी पड़ती है कवि को। रविंद्रनाथ के बारे में एक प्रसंग है जिसका उल्लेख सत्यजीत राय ने किया है, कलमकार सत्यजीत राय, कि जब वो किशोर थे तो उनके पिता उनको मिलाने के लिए रविंद्रनाथ से के पास ले गए, और उन्होंने अपनी पुस्तिका बढ़ाई कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दें फोटोग्राफ को।
रविंद्रनाथ ने उस पर लिखा कि मैं सौंदर्य की खोज में पहाड़ों पर गया, वनों में गया, चारों तरफ गया, लेकिन मेरे घर के बगल में धान के खेत में जो कलगी पर ओस की थरथराती हुई बूंद थी, उसको मैंने नहीं देखा। अब इतनी छोटी सी बात, लेकिन इसमें सौंदर्य का पूरा एक नया प्रतिमान है। सुंदर क्या है? सुंदर वो भी है जो वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है, उसके अरण्य कांड, और सुंदर वो भी है जो रविंद्रनाथ ने कहा, थरथराती हुई बूंद, चाहे वो घास की नोक पर हो या धान की बालियों पर। तो ये फर्क होता है एक जो विधिवत आलोचक है उसमें और एक जो कवि आलोचक है उसमें, लेकिन दोनों की जरूरत हमें है। अंग्रेजी आलोचना का एक बहुत लंबा, आधुनिक आलोचना जो दुनिया में है उसमें सबसे लंबा इतिहास अंग्रेजी आलोचना का है और सबसे समृद्ध भी। उसमें अधिकांश आलोचक कवि आलोचक है, लेकिन ये सवाल वहां दब जाता है कि कवि आलोचक और शुद्ध आलोचक, ये हम लोग ज्यादा पूछते हैं। लेकिन वास्तव में जब कभी आप आलोचना कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो आप आलोचक ही होते हैं, और आपका जो कवि है उसको आप उस चोगे को थोड़ी देर के लिए खूंटी पर टांग करके आते हैं, नहीं तो आलोचना संभव नहीं। ठीक है प्रीति जी। एक छोटा सा सवाल, प्रतिप्रश्न इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, जिससे कि शायद थोड़ा प्रगतिशील आलोचना के बारे में कोई बात खुले आपकी बात से। आपने अपने इस सवाल के जवाब में ज्यादा जोर दिया सौंदर्य पर, और फिर आपने प्रेमचंद और हामिद के चिमटे से उसे जोड़ा, और इस तरह से श्रम के सौंदर्य के बारे में भी। लेकिन आमतौर पर प्रगतिशील कवियों और आलोचकों के बारे में एक कॉमन सेंस अभी भी ये बना हुआ है कि ये वे कवि हैं, ये वे आलोचक हैं जो कविता में वस्तु तत्व की या जीवन की छवियां, यानी जिसे हम मोटे तौर पर कहते हैं संवेदना के स्तर पर डील करते हैं, और शिल्प वगैरह के प्रति थोड़े से बेपरवाह होते हैं। तो क्या ये जो सौंदर्य है ये कोई ऐसी चीज है जो वस्तु तत्व और जो फॉर्म है, रूप है, शिल्प है, इन दोनों को जोड़ सकने की क्षमता रखता है? वास्तव में कविता में ऐसा होता नहीं कि कथ्य अलग हो रूप अलग हो जी। जैसे मनुष्य का शरीर, किसी भी व्यक्ति का शरीर, जो कथ्य है वही रूप है जी। दोनों अलग नहीं है इस शरीर में, और वो दोनों मिलकर के उस सौंदर्य की रचना करते हैं। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध है WBS की पंक्ति है जिसको आधार बना के मैं कह रहा हूं कि नर्तकी और नृत्य ये दोनों अलग अलग नहीं होते, ये एक हैं, एक में मिले हुए समाहित हैं। इसलिए कंटेंट एंड फॉर्म, तथ्य और रूप का सवाल शीत युद्ध के जमाने का सवाल है, ये सवाल पहले नहीं था। एक कवि तुलसीदास सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी होता है, ये वाल्मीकि सोच नहीं सकते थे, ये आनंदवर्धन सोच नहीं सकते थे, निराला तक नहीं सोच सकते थे। तो ये शीत युद्ध जिसे हम के रूप में जिसे हम जानते हैं, वैचारिक शीत युद्ध, उसके जमाने का सवाल है। अब इसका ऐसे भी कोई अर्थ नहीं, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए हीरा, अब इसमें कथ्य कहाँ है, रूप कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, फॉर्म कहाँ है, इसका होना ही सब कुछ है। अगर जरा सा नुक्स हो तो फिर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो जितना बढ़िया कटा हुआ होगा। अब जिसको कोहिनूर कहते हैं, मैं वो देखने गया लंदन में, और उसके बगल में एक दूसरा हीरा भी रखा हुआ था।
और मुझको लगा कि वही वाला कोहिनूर, क्योंकि वो ज्यादा दमक रहा था। लेकिन ऐसा नहीं, जो असली कोहिनूर था उसको पहचानने में मुझसे शुरू में भूल हुई, और ऐसी भूल हम सबसे होती है। तो ये कोई सवाल, ये जो जितना बड़ा कवि होगा वहां कथ्य रूप दोनों उतना ही ज्यादा एक होंगे। वो अलग होने, जैसे ये मनुष्य का शरीर है, जैसे कुछ भी है, जैसे पानी है, पानी में सब कुछ एक है, जो उसका कथ्य है वही रूप भी, तो अलग से कुछ नहीं हो, ऐसा मुझको लगता है। ठीक है। बिल्कुल। कायदे से इस कार्यक्रम की संरचना ऐसी है कि मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं सिर्फ एक सेतु हूं जो पाठकों को आपसे जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया और ये सवाल मैंने आपसे पूछा। ये मैं अगला सवाल जो ले रहा हूं ये विनय सिंह का सवाल है, और ये मैं थोड़ा सा बातचीत को एक इलाके से दूसरे इलाके में और दूसरे से तीसरे चौथे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सभी इलाकों के में आपको ले जाया जा सके। ये कवियों के जीवन से या रचनाकारों के जीवन से ये संबंधित है सवाल, और आमतौर पर जैसे कॉमन सेंस की तरह ये हमारे वातावरण में मौजूद है, उस कॉमन सेंस की एक अभिव्यक्ति इस सवाल में है। और ये सवाल इस तरह से मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भी है। प्रायः कुछ कवि अपनी रचनाओं में भावनाओं के उच्च स्तर पर दिखाई देते हैं और वास्तविक जीवन में कुछ और होते हैं। एतदर्थ एतदर्थ ये मैं उन्हीं का वाक्य पढ़ रहा हूं। एतदर्थ व्यक्तित्व और लेखन में अंतर के कौन से कारण हैं? मानवेंद्र जी ने पूछा है, विनय जी ने, विनय जी ने, विनय सिंह। हाँ। नहीं, ये बहुत समस्या पैदा करने वाला सवाल है। ऐसे भी लोग हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं और कविता भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि उस आदमी में बहुत तरह की खराबी हो और फिर भी वो महान कवि है, और ऐसे दुनिया में बहुत से उदाहरण है। इसका कोई नियम नहीं है। हम उम्मीद ये जरूर करते हैं कि कवि जो है वो एक संत की तरह होगा, उसको एक अच्छा आदमी होना चाहिए। अच्छा आदमी सबको होना चाहिए, कवि कोई तो, वो तो नेताओं को भी होना चाहिए और संतों को भी होना चाहिए, धर्माचार्यों को भी होना चाहिए, शिक्षकों को भी, और हर आदमी को अच्छा होना चाहिए। तो ये सवाल, ये उम्मीद केवल कवि से ही क्यों करें कि वही अच्छा हो? तो ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी होता ये है, अब कविता तो मनुष्य के भावों के बारे में होती है। हो सकता है कि उस कवि ने कोई बहुत बड़ी गलती की हो जीवन में, और उसका पश्चाताप, उसकी ग्लानि उसको जिंदगी भर घेरती रही। ये भी हो सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं वो बहुत ही खराब कविता लिखते हैं। आमतौर पर जो बिल्कुल, अब ये भक्ति काव्य को आप देखिए, हिंदी के तुलसी, सूर, इन सब ने हमेशा ये कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। इसका ये मतलब नहीं कि वो सचमुच सबसे ज्यादा कुटिल खल और कामी थे, नहीं। उसमें उनमें जितना भी वो था, लेश मात्र भी, उसी को वो बहुत समझते थे। और लगातार उनकी जो कविता है वो आत्मभर्त्सना की कविता भी है। तो एक आत्मभर्त्सना का भाव भी होता है। निराला के बारे में सब जानते हैं, उनके बहुत तरह के जीवन के प्रसंग रहे हैं, लेकिन न तो उनके जैसा बड़े दिल का आदमी कोई हुआ, और कुछ लोग कह सकते हैं कि उनके जैसा बहुत से ऐसे आचरण करने वाला व्यक्ति भी जो उनको नहीं करना चाहिए था, वो भी हुआ। लेकिन हमारी खड़ी बोली का महान कवि निराला, इसका कोई नियम नहीं है।
और एक बात है कि किसी को भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो बहुत जघन्य कृत्य न करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। और कहा जाता है कि कविता पर विश्वास करो, कवि पर। तो यही मैं भी कहूँगा। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा सवाल था जो आमतौर पर इन दिनों साधारण जनता को, बहुत साधारण लोगों को जो कविता से, साहित्य से जुड़े हैं, उन्हें अक्सर परेशान करता रहा है। आपका जो दृष्टिकोण है वो आप हमारे सामने आया, इसके लिए आभार। अशोक शुक्ला का ये सवाल है जो अब मैं ले रहा हूं, और इसमें नए लेखन के बारे में आपके की राय जानने की इच्छा अशोक जी की है। लेकिन सवाल उन्होंने बिल्कुल खास संदर्भ और बिंदु से किया है। वे पूछते हैं, हिंदी साहित्य में अनेक नए लेखकों में से आपको किस लेखक की रचना ने प्रभावित किया है? मैं समझता हूं कि अशोक जी का जो मूल लक्ष्य होगा वो शायद नए कवियों के बारे में होगा। उन्होंने लेखक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है अपने सवाल में, लेकिन शायद वे नए कवियों के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं, और वो पूछ रहे हैं कि किन किन से आप मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए। अब गालिब का बहुत मशहूर है कि आह को चाहिए कुंभ असर होने तक। तो थोड़ा समय लगता है किसी से भी प्रभावित होना, और अगर वो बिल्कुल नया कवि है, जाहिर है उससे प्रभावित होने में तो और भी समय मुझको लगेगा। लेकिन इतना जरूर है, जो केदारनाथ सिंह कहा करते थे कि जब मैं किसी कवि को पढ़ता हूँ, किसी कोई भी कविता पढ़ता हूँ, तो मैं उसको सीधे अपने ऊपर घटित होने देता हूँ। वो कविता मेरे ऊपर असर डालती है और मैं वो असर होने देता हूँ। मैं तब तक कोई उसमें बीच में नहीं पढ़ता, बाधा नहीं करता, न उसका मूल्यांकन करता हूँ। तो नए कवियों को मैं बहुत पढ़ता हूँ, और वो इसलिए पढ़ता हूँ कि जो जीवन बदलता है वो सबसे पहले प्रकट सबसे नए कवि में होता है, या होना चाहिए। जो जीवन के बदलाव है वो मेरे जैसा आदमी भी या मुझसे ज्यादा उम्र का आदमी भी देखता है, लेकिन जिस तीव्रता से वो ग्रहण करता है या वो ग्रहण करती है, उस तीव्रता से हो सकता है मैं ग्रहण न कर पाऊँ उसको। जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, और नए परिवर्तन जब मैं कहता हूँ तो वो परिवर्तन भाव जगत के परिवर्तन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये लें कि इंतजार। अब इंतजार कविता का एक बहुत पुराना विषय है, प्रतीक्षा, इंतजार। लेकिन जो आज का कवि है उसके लिए इंतजार का मतलब बिल्कुल बदल गया। हम लोग घंटों ट्रेन का इंतजार करते थे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे, और अब एक सेकंड का इंतजार भी ज्यादा लगता है। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन भाव जगत में होते हैं जो बिल्कुल नए कवि पकड़ते हैं, लाते हैं, और उन सब को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। जहां तक उनसे प्रभावित होने की बात है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने लिखने में उनसे प्रभावित होता हूँ। हो सकता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो किसका असर पड़ रहा है आप नहीं जानते। आप जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सबका असर पड़ता है। इसलिए मैं नाम तो किसी एक या दो का नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे हिंदी में मेरे बाद बहुत कवि हैं और वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको भी पढ़ा जाए और उनसे भी बातचीत की जाए और ध्यान से पढ़ा जाए। उन्होंने काफी लिखा है। ये अगला सवाल है चौपाल पत्रिका का। इनका एक फेसबुक अकाउंट है और उस पर ये सवाल है, आप आलोचना के संपादक रहे, ये अनुभव कैसा था? इन दिनों कौन सी पत्रिकाएं आपको अच्छी लगती हैं?
भाई चौपाल पत्रिका का है तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मुझको चौपाल पत्रिका भी अच्छी लगती है। नहीं, जी। सचमुच अच्छी लगती है। हाँ, अब आलोचना का मैं संपादक रहा, लेकिन उसमें इतना जोड़ना जरूरी है कि प्रधान संपादक नामवर जी थे, और मैं संपादक जरूर था, लेकिन आप मुझको एक सहायक ही समझिए। पत्रिका की पूरी परिकल्पना, संरचना और सारा कुछ वो डॉक्टर साहब ही, मैं उनकी मर्जी से करता था, उनसे राय सलाह करते हुए, कई बार जो वो कहते थे बिल्कुल वही करते हुए। तो इसलिए हम ये तो नहीं कहते कि मैं उसका संपादक था, मैंने उनको सहयोग किया और जहां तक बन पड़ा हमने सहयोग किया। वो संपादन करते हुए मेरा जो सबसे पहला अनुभव है और जो अभी तक है, कि हिंदी में पिछले 20 वर्षों में जिसको आलोचनात्मक प्रवृत्ति कहते हैं, उसमें कमी आई है। ये हिंदी समाज में भी आई है और हिंदी साहित्य में भी, हिंदी आलोचना में भी। अब ये आलोचना प्रवृत्ति का मतलब क्या? हम किसी भी चीज को स्वीकार ऐसे कैसे कर सकते हैं? नामवर जी एफआर लिविस का एक वाक्य अक्सर उद्धृत करते थे कि आलोचक तब तक किसी रचना को श्रेष्ठ न कहे जब तक उसके लिए वो जान देने को तैयार हो। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा अनुभव भी ये रहा कि सब धान 22 पसेरी, सब कैसे महान हो सकते हैं? एक श्रेणी तो होगी, ये श्रेष्ठ कविता है, ये उससे कमतर है, ये हीन कविता है, ये हीनतर है। और इसके लिए जो आलोचनात्मक बुद्धि, विवेक चाहिए, उसका ह्रास हुआ है पिछले दशकों में। आप याद करिए जो शुरू की बहसें थी नई कविता के दौर की, प्रयोगवाद के दौर की, छायावाद, उत्तर छायावाद के दौर की, यहाँ तक कि दिनकर जैसे कवि जो बहसें करते थे। अशोक वाजपेयी ने उन बहसों का बहुत उल्लेख किया भी, कराया भी, पूर्वग्रह पत्रिका के जरिए, ज्ञान रंजन ने पहल पत्रिका के जरिए, हरिशंकर परसाई बाद में कमला प्रसाद ने वसुधा पत्रिका के जरिए, तत्भव में अखिलेश जो कराते हैं। ये बहसें बहुत जरूरी है। वागर्थ में अभी शंभुनाथ जो कर रहे हैं, तो ये बहस सबसे जरूरी है, विवाद। और जिस समाज में बहस खत्म हो जाती है, जो समाज सवाल नहीं कर सकता और सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टिक नहीं सकता। वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये हमारी महान परंपरा और विश्व की महान परंपरा की देन है कि हम सवाल करें और आलोचना करें, आलोचना बर्दाश्त नहीं करें। तो इसकी कमी हिंदी समाज में भी है, बल्कि भारतीय समाज में हुई है, और खासतौर से हिंदी आलोचना में पिछले 2-3 दशकों में इसकी कमी मुझको लगातार महसूस हो रही है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और इससे जोड़ते हुए मैं इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हिंदी समाज में, और खास तौर पर पिछले 1 दशक में, आलोचना की प्रवृत्ति घटी है और आलोचना को बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति घटी है, जिसका एक बहुत ही बेहतर नमूना, बल्कि खराब नमूना कहना चाहिए, हम राजनीति के क्षेत्र में देख रहे हैं। लोकतंत्र जो मूलतः संवाद और आलोचना से ही निर्मित होता है, उस लोकतंत्र में आलोचना के लिए जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है और आलोचना बर्दाश्त करने की भी क्षमता कम हो रही है। मुझे लगता है जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे, वो बात एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है जो रचनाकारों से लेकर मध्य वर्ग और फिर उसके विस्तार में समाज और राजनीति के अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन जी, समाज के पतन के दौर में भी एक संभाव्य चेतना होती है। जी, ये शब्द ग्रामशी का है, और ये संभाव्य चेतना सबसे पहले साहित्य और दर्शन में व्यक्त होती है।
जब वहां यह खत्म होगी या कम होगी तब ज्यादा चिंता की बात है। जी। और इसीलिए साहित्य में हमेशा उस शुद्धता को, उस परिष्कार को और श्रेष्ठता की स्मृति को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कबीर महान है, तुलसीदास महान है, हम ये न भूलें, निराला महान है। अब अगर ये हो जाए कि नहीं हर कवि महान है, इसका मतलब यह है कि हमारा समाज नहीं चल सकता। तो भाषा में जब ये कमी आएगी और वो कमी व्यक्त होगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारा समाज बहुत ही गंभीर अवस्था से गुजर रहा है। तो इसलिए क्या इस आलोचना को बर्दाश्त करने की जो कमी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसका एक अर्थ व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों या मध्यवर्गीय प्रवृत्तियों के विकास से है और ये माना जाना चाहिए कि हिंदी के लेखक मध्यवर्गीय और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो रहे हैं? नहीं, इसका सिर्फ उससे मतलब नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमने जो श्रेष्ठ है उसकी याद तक खो दी है, हम उसको जानते तक नहीं। आप देखिए भारत के मध्य वर्ग को, पहले वो अपनी भाषा का साहित्य पढ़ता था, खुद हिंदी में। अमितलाल नागर, गे, ईराचंद जोशी, दिनकर, बच्चन, ये सब लोकप्रिय लोग थे। अब वो खत्म हो गया, वो पत्रिकाएं खत्म हो गई, एक भी पत्रिका आपको नहीं मिलेगी। यही हालत बांग्ला में, यही हालत मराठी में, यही हालत पंजाबी में, सब जगह हो रही है। और इस मध्य वर्ग ने अब अंग्रेजी को, यानी भारतीय अंग्रेजी में लिखी गई चीजों को, पहले का जो उच्च मध्य वर्ग था वो इंग्लैंड और अमेरिका और यूरोप में लिखे जाने वाले साहित्य के बारे में बात करता था, उसको पढ़ता था। लेकिन अभी जो मध्य वर्ग है वो बिल्कुल, जिसको लुगदी साहित्य कहते हैं, और वो अंग्रेजी में लिखा हुआ होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में, उसके लिए लाहलोट रहता है। ये पतन मध्य वर्ग का अपना हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने ग्रामशी के पद के साथ कहा कि एक संभाव्य चेतना हमेशा होती है, और वो है। और वो हमारे समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, स्त्रियां हैं, सताए हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उनके बीच वो चेतना तो होगी। और उनको अपने कवि की पहचान भी करनी होगी, उन विचारों की पहचान भी करनी होगी जो समाज को आगे ले जाए। तो मेरा जो राजनीति में जो होता है वो आप सब जानते हैं, सबको मालूम है। और वो क्यों होता है? इसलिए कि पूंजीवाद को अब लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। जी। पहले थी, क्योंकि उसको सामंतवाद से लड़ाई करनी थी। अब वो सब खत्म हो गया। अब वो सामंतवाद एयर इंडिया का जो है कि वो राजा झुक के सलाम कर रहा है, वो सब खत्म हो गया। तो इसलिए उसको लोकतंत्र की जरूरत नहीं है अब। लेकिन ये हमको है, हमको लोकतंत्र चाहिए, हमको विचारों का लोकतंत्र भी चाहिए, हमको विचारों का, साहित्य का गणतंत्र चाहिए, रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। और ये बहुत जरूरी, हम बंधे नहीं, हमारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। इस अर्थ में मैं कहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से हमने बातचीत को थोड़ा फैलाया और कई और भी पहलुओं को इसमें शामिल करने की कोशिश की। एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सवाल हमें लिख भेजा है प्रेमलता डोगरा ने। ये कहती हैं कि नए तेज संचार माध्यमों में कविता जैसी कोमल और बारीक बात कब तक बची रहेगी? भाई, जो बारीक बातें होती हैं वो सबसे कठिन समय में ही तो बची रहती हैं। जी। और आप सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो कारीगर सोने का गहना बनाते हैं कितना बारीक काम करता है, बहुत ही बारीक काम। तो ये जो माध्यम है
ये वो अवसर देते हैं कि कविता को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिनके हाथ में ये माध्यम है वो नहीं चाहते कि कविता लोगों तक पहुंचे। मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदी का कोई अखबार अपने मुख्य पृष्ठ पर कविता नहीं छापता। भाई ठीक है, नए कवियों का नहीं छापो, लेकिन तुलसीदास का छाप दो, कबीर का छाप दो, निराला का छाप दो, क्यों नहीं छापते? एक से एक जेल जाते हुए जो मवाली हैं उनका तो वो उंगली लहराते हुए फोटो छापते हो और कविता क्यों नहीं छापते हो? क्या जी। दिक्कत है? ये सवाल टीवी चैनलों से भी पूछा जाना चाहिए। भाई आपको ये जो शक्ति मिली है अब इसका करते क्या हो? तो ऐसा नहीं, कविता कोमल भी है, बहुत ही कठोर भी है। ये वज्र की तरह कठोर और दूध की तरह कोमल है। कालिदास की इस उपमा को अगर हम लें तो फूल की तरह कोमल, वज्र की तरह कठोर और कुसुम की तरह, फूल की तरह कोमल। और ये सारे माध्यम कविता के माध्यम है, हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको कोशिश करनी चाहिए। वो अपने चैनलों को भी कहें कि भाई आप ये क्यों नहीं करते। वो कहेंगे कि हमारा टीआरपी गड़बड़ हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। आप दिखला के तो देखिए। आप जब इतने सड़े गले लोगों का चेहरा दिखलाते रहते हैं और लोग देखते हैं, तो अच्छी कविता लोग क्यों नहीं सुनेंगे और देखेंगे? जब सोवियत संघ था, लोग कहते हैं कि वहां सबसे ज्यादा भीड़ किताब की दुकानों पर होती थी और एक नए कवि की कविता पुस्तक की भी लाखों प्रतियां बिकती थी। अब सब बदल गया। अब वहां कोई नहीं जानता कि येवतुशेंको किधर है, सोल्जेनित्सिन का क्या हुआ, कोई कुछ नहीं जानता। किसी कवि के बारे में नहीं जानता, किताबें उनकी नहीं छप सकती। तो ये समाज कैसा हम बनाते हैं इस पर निर्भर है कि वहां कविता के लिए कितनी जगह होगी या कला के लिए कितनी जगह। आप सोचिए, अभी श्रेष्ठ फिल्में बनाना मुश्किल है, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। फिल्म आपने बना भी ली तो उसको आप कहाँ प्रदर्शित करें? तो ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं। ये अगला सवाल है जो सुंदर शर्मा ने पूछा है और इनके सवाल के माध्यम से फिर हम एक नए इलाके में प्रवेश करेंगे। और ये सवाल पूछते हैं, आपने बच्चों के लिए भी लिखा है, ये विचार आपके मन में कैसे आया? अच्छा, हाँ भाई, बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद नहीं आ रहा है ऐसा हमको लगता है। अब ये आगे पता चलेगा जो हो। ये विचार मेरे ऐसे तो लगता ही था। मैं बहुत बच्चों का साहित्य में बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, पहले बच्चों का साहित्य और बड़ों का साहित्य अलग अलग नहीं होता था। अब लोक कथाएं वो सबके लिए हैं, पंचतंत्र वो सबके लिए है, बेताल पचीसी सबके लिए है, ईसप की कथाएं सबके लिए हैं, ग्रिम बंधुओं की कहानियां सबके लिए हैं, हैंस एंडरसन की कहानियां सबके लिए हैं। ये बंटवारा इधर आके हुआ है 19वीं शताब्दी के आखिर से। तो खैर, तो ये इसके लिए मैं सुशील शुक्ल को सारा श्रेय देता हूँ, जो अभी साइकिल पत्रिका के संपादक। ये उनके लगातार पहुंचने से और उनके प्रलोभन से मैंने लिखना शुरू किया। और एक अजीब बात है, उसके लिए मुझको एक फेलोशिप भी मिली, एक वृत्ति भी मिली, मैंने कुछ पैसा भी मिला। जो कविता लिख के मुझको आज तक इतना पैसा नहीं मिला जितना इस वृत्ति से मिला। अब ये अजीब है, कभी कभी होता यह है कि कुछ चीजें आप इसलिए कर देते हैं कि आपको उसके लिए एक तरह से मजबूर कर दिया जाता है और आप कर देते हैं। तो मुझको फिर मजा आने लगा और 2 किताबें तो आ गई बच्चों के लिए, एक और कविता पुस्तक वो भी आने वाली। तो अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ बच्चों का। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं खुद अपने बचपन के दिन याद करता हूं तो ये याद कर सकता हूं कि
सोवियत संघ से आने वाला और भारतीय प्रकाशनों से छपने वाला बहुत सारा ऐसा साहित्य था जो खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता था, और उससे मेरे जैसे लोगों का बड़ा ओरिएंटेशन हुआ। लेकिन आपके जवाब से एक और भी बात मुझे सूझ रही है कि अच्छा हो कि आपका ये इंटरव्यू हिंदी के दूसरे कवि ना देखें, क्योंकि यदि उन्हें यदि वो ये इंटरव्यू देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि बच्चों की कविताएं लिखने के लिए कोई फेलोशिप भी इन दिनों है, तो वो सब उधर की तरफ जरूर जाना अरे वो जा चाहेंगे। चुके हैं, उसमें कुछ तो हमसे पहले ले चुके हैं, कुछ अच्छा। तो दिया लेकिन काम नहीं किया, जी ऐसा जी भी जी। हुआ है। आप तो ये तो कवियों को बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि बच्चों की कविताएं लिखने के लिए हिंदी में कोई फेलोशिप भी तक्षशिला हो फाउंडेशन रही दे है। रहा है। जी, मैं इस बात का स्वागत करते हुए अगले टाटा सवाल ट्रस्ट की तरफ जाता हूँ। भी इसमें प्रेरणा देता है, टाटा ट्रस्ट। तो मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूं, और ये सवाल फिर सुंदर शर्मा का ही सवाल है, और ये पूछते हैं कि युवा कवियों में से किन लोगों ने आपको प्रभावित किया है। इस सवाल का एक हद तक जवाब आप पहले दे चुके हैं, पर यदि आप कोई नाम लेना चाहें इस जवाब में, या कुछ नाम लेना चाहें तो। अब एकदम जो नए कवि हैं जो मेरे आसपास हैं, जैसे अंचित है, उत्कर्ष है, उपांशु है, ये सब पटने में है। तो न सिर्फ ये कि ये कवि अच्छे हैं, ये बहुत पढ़ते हैं और मुझको भी पढ़ाते हैं, मुझको भी ये अच्छी अच्छी किताबें भी देते हैं और कहते हैं कि आपको भी पढ़ना चाहिए। तो ये इतने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और विहाग भी है बनारस में, वो भी है। और इस तरह के बहुत नए कवि हैं, बहुत, एक दो नहीं, बहुत हैं। मैंने तो सिर्फ अभी वो नाम लिए जो मेरे आसपास है, लेकिन बहुत हैं और सबसे मेरा बहुत गहरा संपर्क, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो प्रतिष्ठित नाम भी हो गए हैं। जी, ये सवाल है हरिओम कुमार का, और इस तरह से हम एक छोटी सी बात, सवालों की एक श्रृंखला लेंगे जो समकालीन कविता के बारे में होगी। हरिओम पूछते हैं कि समसामयिक हिंदी कविता की दशा और दिशा के बारे में बताएं। इनके सवाल का जो उत्तरार्ध था वो हमने सुंदर शर्मा के सवाल में आपके सामने रख दिया है। तो जो मूल सवाल हुआ वो ये कि समकालीन हिंदी कविता की दशा और दिशा, ये कुछ किसी शोध प्रबंध जैसा शीर्षक है। कोई बात नहीं, कोई बात जी, पर ये सवाल है। देखिए, समकालीन कविता कोई एक तरह की कविता नहीं है। इसमें अभी हाल हाल तक कुंवर नारायण, केदारनाथ सब थे जो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आप देखिए, विनोद कुमार शुक्ल और अशोक वाजपेयी से लेकर के और मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, इन सब से होते हुए, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कुछ नाम ले रहा हूँ, और फिर आप बद्री नारायण और अंबुज एकांत से होते हुए आप अभी तक आइए, तो आप पाएंगे कि ये अलग अलग तरह के रंगों की, वर्णों की कविता है, कोई एक तरह की नहीं है। और इसमें अब दो तीन नए तत्व भी आ गए हैं। एक तो बड़ी संख्या में स्त्रियों ने कविता लिखना शुरू किया, अब बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। दूसरे दलितों ने बहुत अच्छा लिखा। तो ये दोनों एकदम नई परिघटनाएं हैं, जो पिछले 2 दशकों की परिघटनाएं हैं, जिन पर ध्यान खासतौर से दिया जाना चाहिए। तो समकालीन कविता का फलक बहुत बड़ा है, उसका पाठ बहुत बड़ा है। और देखिए, कोई भी कविता चाहे आज की हो या पहले की, आज की भी जो कविता है उसको पिछले हजारों साल की कविता के बीच में अपनी जगह बनाना, उसको कोई छूट नहीं मिल सकती, उसके लिए कोई दया नहीं हो सकती। उसको एक साथ अभी के कवियों के साथ
प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, निराला, भारतेंदु और तुलसी, कबीर, वाल्मीकि, कालिदास सबके साथ मिल करके सबके बीच लिखना और उनके बीच अपनी जगह बनानी है। अब इसमें क्या होगा आगे ये अभी कहना मुश्किल है, और ये हमेशा होता है कि अभी क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो ये तो उसकी दशा हुई, और दिशा का जहां तक सवाल है तो वो भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कविता के बारे में कभी कोई भविष्यवाणी, वैसे तो बिल्कुल ही भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता कि कल अचानक क्या होगा। लेकिन कविता के बारे में ये जरूर है कि इसमें बहुत सी प्रवृत्तियां होती हैं, और वो कौन सी प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी कल ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक इतना निश्चित है कि कविता जब तक जिसकी हत्या हो रही है उसकी पुकार है, जैसे इस क्रौंच पक्षी का वध हुआ, जब तक कविता उसके पक्ष में है और जब तक कविता उस वधिक को, उस व्याधे को श्राप दे सकती है और देती है, तब तक कविता होती रहेगी। जैसे ही कविता इससे डिगेगी, कविता संभव नहीं है। यही आज की भी दशा है, और मैं समझता हूँ यही कल की भी दिशा होगी कि आपको हमेशा जो सबसे कमजोर है उसका पक्ष लेना, और जो वधिक हैं, जो हत्यारे हैं, उनके विरोध में। और साथ साथ मनुष्य का ये पूरा मन, उसका चित्त, उसकी आत्मा, इस सब का अन्वेषण भी करना है, खनन भी। जी, सत्यार्थ अनिरुद्ध का सवाल है इसी श्रृंखला में। वे पूछते हैं कि वर्तमान कविता की मूल समस्या क्या है। मैं समझता हूं कि वे शायद जानना चाहते हैं कि मूल विषय क्या है, शायद ऐसा उनका आशय हो। असल में है क्या कि हम लोगों ने कथ्य और रूप पर पहले भी बात की। तो किसी भी कवि के सामने दो सवाल होते हैं, दो बातें होती हैं। एक तो ये कि वो कहा जाए जो पहले नहीं कहा गया, और उसको ऐसे कहा जाए जैसे पहले नहीं कहा गया। और यही मूल सवाल होते हैं। हर कवि के सामने यही सवाल होता है कि हम वो कहें जो आज तक नहीं कहा गया, और उस तरह कहें जिस तरह किसी ने नहीं कहा। और एक सवाल और है जो आज 21वीं शताब्दी में है, 20वीं शताब्दी के कवियों के सामने भी था, कि अधिक से अधिक को कम से कम में कैसे कहा जाए। ये सबसे बड़ी समस्या कविता की है, और बिंब का निर्माण, बिंब समूहों का निर्माण इसीलिए होता है कि हम अधिक से अधिक को कम से कम में कहें। तो यही तीन बातें मेरी समस्या। आदर्श मिश्रा का सवाल है इसी क्रम में। वे पूछते हैं कि आज की कविता में लोक का पक्ष कितना है। क्या कविता को शहरी और ग्रामीण इन दो प्रकारों में बांटकर देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए? अगर आप बिल्कुल मेरे अनुभवों के हिसाब से पूछेंगे तो मेरा कहना होगा नहीं। आप चाहे अरण्य के बारे में लिखें, चाहे गांव के बारे में लिखें, चाहे शहर के बारे में, चाहे महानगर के बारे में, अंततः आप लिखते तो हैं मनुष्य के बारे में, मनुष्य के भाव जगत, मनुष्य के जो दूसरे संबंध दूसरे लोगों से है, जीव जगत से है, ब्रह्मांड से है, उसके बारे में। तो जो कविता ये काम करती है वो किसी एक गांव या शहर की कविता नहीं होती, किसी अंचल की नहीं होती, वो मनुष्य जाति की कविता होती है, संपूर्ण मनुष्यता की। बल्कि जो और भी बड़ा कवि होगा, जैसे वाल्मीकि जैसा कवि या महाभारतकार जैसा कवि, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड की कविता होगी। या शेक्सपियर जैसा कवि, संपूर्ण जीव जगत है वहां,
जो नहीं है वो भी उसमें मौजूद है, जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी प्रतीति होती है, जिसकी कल्पना सिर्फ हम कर सकते हैं, वो भी वहां मौजूद है। तो इसलिए मेरी समझ से ये विभाजन सटीक नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए, आलोचना करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। इनका एक और सवाल था जो मैंने आपके सामने रखा कि आज की कविता में लोक का पक्ष कितना है? अब लोक जो है उसका अर्थ क्या? आप देखिए कि एक शब्द है लोकगीत। कितने लोगों को लोकगीत याद है? कितने लोगों को लोक कथाएं याद है? लोकगीत या लोक कथाएं वो हैं जिनका सृजन सबने मिलकर किया, उसका कोई एक रचनाकार नहीं है, यही अंतर है। वो सामूहिक रचना कर्म है। तो वह लोक कब का लुप्त हो चुका। मनुष्य जाति ने जो विकास किया, और खासतौर से पूंजीवाद के विकास के साथ, वह लोक नष्ट हो चुका। वह लोक अब कहीं नहीं है। अगर वो होता तो आप जो गांव की हालत देख रहे हैं, जो हिंसा, जघन्य, क्रूर व्यभिचार कैसे होता, वह लोक नहीं है। और न वो लोक का बोध है, न वो सामूहिकता है, वो सब खत्म हो चुका। अब कहीं लोक करके कुछ नहीं है। ये सब हम सोचते हैं कि एक लोक कथा है, एक लोक गीत है, एक लोक भाषा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन यही है। हम सिर्फ उसके लिए दुखी होते हैं। जी, अगला सवाल है मुक्तेश्वर रजक का। ये सवाल निराला के बहाने है। क्या निराला की कविता को समकालीन कहा जा सकता है? और फिर इन्होंने सवाल के आखिर में एक बात भी जोड़ दी है अपनी तरफ से, और कहा है कि छायावाद के बाद लिखी गई उनकी कविताओं के संदर्भ से क्या निराला को समकालीन कहा जा सकता है? क्योंकि समकालीन एक बहुत ही जटिल पद है। मैंने एक लेख भी इस पर लिखा है, समकालीनता के प्रश्न पर, जो मेरी आलोचना पुस्तक में है। अगर बंधु चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। अब है क्या कि समकालीन तो मैं कालिदास को भी मानता हूँ, भवभूति को भी मानता हूँ, मैं शूद्रक को भी मानता हूँ, और वो हैं, कबीर भी समकालीन है, मीरा भी समकालीन है, और निराला तो है ही। लेकिन जिस अर्थ में वो पूछ रहे हैं रजक जी, उसका एक प्रसंग ये है कि जो आज की कविता है, ये काफी हद तक इसका जन्म निराला की बाद की कविताओं से होता है। जैसे नए पत्ते की कविताएं, महगू महंगा रहा जैसी कविताएं। और उस अर्थ में निराला किसी भी समकालीन कवि के मुकाबले कम समकालीन नहीं, बल्कि उनकी कविता लगातार प्रेरणा के तौर पर हमारे लिए मौजूद है। इस अर्थ में भी वो समकालीन है, एक बड़े बृहत्तर अर्थ में, जिसमें हर बड़ा कवि समकालीन होता है, क्योंकि वो अंततः हमारे चित्त के बारे में, हमारे भाव के बारे में है, और वो हमेशा मनुष्य एक जैसा होता है। लेकिन मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं, उस अर्थ में अगर हम समकालीनता को लेंगे, तो निराला की कविताएं बाद की और पहले की भी, वो अभी भी समकालीन। समय चूंकि हमारे पास कम है, 7:20 हो चुका है, और मोटे तौर पर हमें 10 से 15 मिनट में ये बातचीत समाप्त कर देनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी सवाल अभी तक आ गए हैं हम उनको जरूर ले लें। तो आगे के जो सवाल हैं वो चाहे तो आप उनके छोटे उत्तर
दे सकते हैं ताकि सभी सवाल लिए जा सकें। ठीक। और 3 सवाल तुलसीदास से संबंधित आए हैं अभी लाइव के दौरान, और मैं समझता हूं कि जो पहला सवाल था आज की बातचीत का, उससे शायद ये सवाल जन्मे हों, तो मैं तीनों को एक साथ पढ़ देता हूं। बसावन सिंह ने ये पूछा है कि आप तुलसीदास के बारे में आज के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं। जीवन सिंह जी, जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील आलोचक हैं, अरे वो उन्होंने बहुत बड़े आलोचक हैं भाई जी, अगर वो सवाल कर रहे हैं बहुत खतरे की बात है ये तो मेरे लिए। लेकिन इससे पता चलता है कि दोस्ताना कवियों और आलोचकों के बीच में या कवि आलोचकों के बीच में अभी भी कायम है। नहीं बिल्कुल है, वो मेरे दोस्त भी हैं तो। जी, जीवन सिंह जी नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमेशा ही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। उनका सवाल ये है, तुलसी आपको प्रिय है, इन दिनों तुलसी को कैसे समझेंगे जबकि उनको आज सामाजिक संदर्भों में तरह तरह से प्रश्नांकित किया जा रहा है। और ये जो जीवन सिंह जी ने जिस प्रश्नांकन का संदर्भ उठाया है, लिया है, लाइव के दौरान ही हमें एक सवाल प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रश्नांकन की एक झलक आपको मिलती है, और ये कुमार हंसराज ज्योतिष का सवाल है। ये पूछते हैं कि कुछ लेखकों द्वारा तुलसीदास, निराला और नागार्जुन की कविताओं से ब्राह्मणवादी विचारधारा और कर्मकांड का तत्व ढूंढ लिया गया है और उन पर इस तरह का एक आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो तुलसीदास पर, जो आपके प्रिय कवि हैं, उन पर ये 3 सवाल हैं जिन्हें क्रमशः बसावन सिंह, जीवन सिंह जी और कुमार हंसराज ज्योतिष ने पूछा है। देखिए, दुनिया का कोई कवि आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका सब कुछ हम स्वीकार करते हैं। अगर हम पश्चिमी कविता को, साहित्य को देखें, पीछे का छोड़ भी दें तो न तो शेक्सपियर का सब कुछ स्वीकार्य है, वहां यहूदियों के प्रति भी घृणा मिलती है, भूत प्रेत में भी विश्वास जैसा मिल सकता है लोगों को, ये सारी बातें मिल सकती हैं। टॉल्स्टॉय के बारे में आप सब जानते हैं, दोस्तोयेव्स्की के बारे में भी जानते हैं, इस बाल्ज़ाक के बारे में भी कि वो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल कुलक लोगों के पक्ष में थे। टॉल्स्टॉय खुद एक बहुत बड़े काउंट थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में कि किसी भी कवि का सब कुछ हमने स्वीकार किया। पहले हम अस्वीकार करते हैं और तब स्वीकार करते हैं। तुलसीदास में जो उनका दार्शनिक पक्ष है, जाहिर है कविता से वो अलग नहीं है, कभी भी दार्शनिक पक्ष कविता से अलग नहीं होता, लेकिन फिर भी समय के प्रवाह में वो दार्शनिक पक्ष अलग भी लगता है। तो जैसे वर्ण व्यवस्था का उनका समर्थन, अवतारवाद का पोषण, जाहिर है कि मैं इसका पक्षधर नहीं। और थोड़ा गौर से देखें तो वाल्मीकि में अवतारवाद नहीं है, तुलसीदास में है। ये शंभू प्रकरण को ही देखें तो भवभूति में ये दूसरे ढंग से है, तुलसीदास में है ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा कहना यह है कि सर्वोत्तम तो ये हो कि हम ऐसा समाज रचें जहां ये चीजें ही न रहे, जहां न तो जात पात हो, न वर्ण व्यवस्था के में जो कुछ भी बचा हुआ है वही बचा रहे, सब खत्म हो जाए और मनुष्य केवल मनुष्य की तरह अपनी पहचान पाए। ये जब होगा तभी हम किसी भी कवि को स्वीकार करेंगे, लेकिन वो तब भी उसका सब कुछ बात करेंगे। बहुत कुछ है जो उसके समय का है जिसको हम छोड़ देंगे, जो बचता है जो हमारे काम का है
उसको हम लेते हैं। हमारे काम का क्या है? तुलसीदास में हमारे काम का क्या है? हमारे काम का यही है, प्रेम, भाईचारा, और जिसे हम सत्य समझते हैं उसका आग्रह। दूसरों के हित से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। गांधी जी हिंद स्वराज में तुलसीदास को याद करते हैं, और कारण नहीं करते। वो दूसरों की पीड़ा को समझना, अपना समझना, इसके लिए तुलसीदास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी के लिए निराला महत्वपूर्ण है। और जब हम उनको महत्वपूर्ण कहते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें जो वर्णवाद है, उनमें जो अवतारवाद है, उनमें जो ईश्वर के प्रति समर्पण है, हम सब कुछ को स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम किसी कवि के साथ नहीं करते, ऐसा नागार्जुन के साथ भी नहीं करते, ऐसा गे के साथ भी नहीं करते, ऐसा मुक्तिबोध के साथ भी नहीं करते, ऐसा हम किसी के साथ नहीं करते, स्वयं अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करते। और इसका अद्भुत उदाहरण वाल्मीकि रामायण में भरत है, जो अपनी माता की जितनी भर्त्सना करते हैं वो विश्व साहित्य में दुर्लभ है। तो जब माता की भर्त्सना संभव है तो फिर जो हमारे कवि हैं उनकी भर्त्सना हम क्यों नहीं करेंगे, अगर वो गलत करेंगे। लेकिन इस भर्त्सना के बावजूद भरत अपनी माता को माता ही मानते हैं, और माता भी पश्चाताप करते हैं। तो हम तो यही समझते हैं हमारे कवि हैं, हमारी भाषा के कवि हैं, उन्होंने हमें बनाया है, और उनसे एक हमारा संवाद, लड़ाई झगड़ा भी चलेगा। दुनिया का कोई कवि पूरा जिसको 24 कैरेट कहते हैं वो शुद्ध मिलता नहीं, वो हो ही नहीं सकता। अगर वो होगा तो कभी नहीं होगा, उसमें ये सब कुछ होगा। ठीक जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। तलवार की धार पर चलने जैसा ये प्रसंग और प्रकरण है जो हमेशा ही उलझाता है, बार बार उलझाता है, और हर बार एक नए सिरे से उसका जवाब ढूंढना होता है। और हम ये ऐसा इसलिए कि हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए जी, किसी के प्रति भी, चाहे वो तुलसीदास हो या गांधी जी हो या डॉक्टर अम्बेडकर हो या मार्क्स हो, किसी के प्रति भी आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। जी, इसके बिना समाज नहीं चल सकता। यही जी, मैं बार बार कह रहा हूँ शुरू से अभी तक, जी, और इसी का ह्रास हमारे समाज में हो रहा है। जी, भाई अगर हम कुछ कहते हैं तो आप बहस करिए, क्या आप हमको उठा के फेंक देंगे? जी, ऐसे क्यों करेंगे? आप हमसे बातचीत करिए। जी। ये सवाल है चंदन वीरानी का, जो एक सूक्तिपरक सवाल है। ये एक चलताऊ कविता और एक अद्वितीय कविता में क्या फर्क है? मैं समझता हूं कि हम ये जो बातचीत कर रहे हैं लगभग 80 मिनट से, वो इसी चीज को एक तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन यदि सूत्र में कहना हो तो एक चलताऊ कविता और एक अद्वितीय कविता में क्या नहीं, फर्क है? ये बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। देखिए, वो कविता जो जीवन के बारे में कुछ नया बतलाती है वो अद्वितीय है, और बाकी कविताएं उस बताए हुए को फिर से कह देती है। जैसे सारे फिल्मी गीत, उसमें कोई जीवन का नया अन्वेषण नहीं मिलता। सबसे अच्छे गीतों में भी आप किसी भी गीतकार का ले लीजिए, और वो सब मेरे भी बहुत प्रिय गीतकार हैं, लेकिन उसमें कुछ जीवन का नया नहीं मिलेगा, कोई अन्वेषण नहीं है। इस अन्वेषण के लिए हम निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय के पास ही जाएंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो कवि हमें जीवन के बारे में जितना ज्यादा बताता है, नई नई चीजें बताता है, वो उतना अच्छा कवि है, उतना बड़ा कवि। जी,
बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। आशीष वर्मा ने सवाल पूछा है, जिन मेहनत कशों को केंद्र में रखकर कविताएं रची जा रही हैं, उन ज्यादातर लोगों तक कविताओं की पहुंच बहुत दूर है। इस फासले को भरे बिना क्या कोई बदलाव संभव है? इसके बारे में आपकी राय क्या है? भाई, उन लोगों तक रोटी भी नहीं पहुंच रही। अभी आज या कल ही के अखबार में हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में जो भूख का सूचकांक है, हंगर इंडेक्स, उसमें भारत 94वें स्थान पर है। मतलब यहाँ ऐसी भूखमरी है। पाब्लो नेरुदा का बहुत मशहूर वाक्य है कि रोटी और कविता में सबका हिस्सा होना चाहिए। तो जब रोटी ही में हिस्सा नहीं है तो कविता में कहां से हिस्सा होगा? हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें न केवल रोटी, कविता भी, दोनों में सबको हिस्सा मिले। क्योंकि बिना कविता में हिस्सेदारी के, यानी बिना सांस्कृतिक परिष्कार के, बिना एक नए मनुष्य के निर्माण के, नई चेतना के, नए चित्त के निर्माण के, हमारा समाज आगे नहीं जा सकता। तो ये हमारे केंद्र में मनुष्य है, मनुष्य मात्र है और संपूर्ण जीव जगत है। विनीजा विजयन ने आपकी खास कविता के बारे में सवाल पूछा है। यह सवाल हमें लाइव के दौरान प्राप्त हुआ है। वे आपकी कविता पुतली में संसार के बारे में जानना चाहती हैं। भाई, ये महाभारत के दो प्रसंगों को जोड़ करके बनाई गई है। एक तो जिसमें है कि परीक्षा हो रही है और वो चिड़िया की आंख की पुतली को बेचना है। सब कहते हैं मुझको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और अर्जुन को केवल वो पुतली दिखती है। और एक दूसरा प्रसंग है वो महाभारत का ही, कि तेल कुंड को में मछली के बिंब को देखते हुए मछली को बेचना है। ये स्वयंवर का प्रसंग है। इन दोनों को मिला करके वो कविता बनती है। और वास्तव में ये दोनों ही प्रसंग जो हैं, इनका वो प्रत्याख्यान भी करती है कि नहीं, हमको जीवन में सब कुछ चाहिए। पुतली में संसार चाहिए। केवल हम पुतली न देखें, ये तो बेधने के लिए संभव है, लेकिन जीवन के लिए पुतली में संपूर्ण संसार चाहिए। एक तरह से उत्तर आधुनिकतावाद का भी निषेध करती है कविता, और बाद में वो प्रेम के अनुभव पर जाती है, ऐन्द्रिक जो अनुभव है उसका। तो ये है। मैं और इसके और अभी क्या व्याख्या करूं? जी, युवा अध्येता हैं सूर्य नारायण जी। अरे वो और तो मेरे इन्होंने दोस्त हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है जो मैं लेना चाहता हूं निजी तौर पर भी। इसका मतलब कि वो उनकी तबीयत ठीक है। जी, तबीयत उनकी ठीक है। तबीयत बहुत खराब थी, इसका मतलब जी, उनकी तबीयत ठीक है। हाँ। वो और उनका परिवार कोरोना से ग्रस्त था, लेकिन अब वे हाँ। ठीक है। जी, हाँ। मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं जो उन्होंने लिखा है, कुछ भी जोड़े बगैर। जब कलबुर्गी, पानसारे, गौरी लंकेश की हत्याओं के विरोध में बहुत सारे लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे थे, तब आपने उनके साथ पुरस्कार लौटाना क्यों जरूरी या उचित नहीं समझा? क्या आप इस अभियान से असहमत थे? मैंने इस पर लिखा है, और एक व्याख्यान इलाहाबाद में हमने दिया था, सत्यप्रकाश मिश्र स्मृति व्याख्यान, जो लंबा था, और वो पूरा पक्षधर ने छापा है। उसमें इस प्रकरण पर भी मैंने लिखा है। तो सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं। अभी और लोग भी तो जेल में हैं। अभी स्थिति क्या सुधर गई? क्या प्रतिवाद और प्रतिरोध का समय निकल गया? क्या संघर्ष समाप्त हो गया?
तो ये सबका अलग अलग है। वो एक रणनीति थी उनकी जो हो सकता है मेरी ना हो, तो वो उस पर कायम रहे। और मैं भी समझता हूँ कि एक लेखक को प्रतिरोध तो करना पड़ता है, उसको करना चाहिए, पहले भी करना चाहिए, बाद में भी करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो हम ये मान के क्यों चलें कि जो उन्होंने किया वही एकमात्र रास्ता है और वही एकमात्र सही रास्ता है, क्योंकि वो उसके बाद भी बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जेल में हैं। तब उन्होंने क्या किया और तब बाकियों ने क्या किया, ये भी पूछने का सवाल नहीं, क्योंकि सब संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी से ये न पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हमेशा उंगली हम अपनी तरफ ले जाएं, हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। तो मेरा भी यही मानना है जी। और हमेशा यही मानना होगा। विनय सौरभ और हिंदी हाँ, के। एक बात और, जी मैं हमेशा एक सामूहिक संघर्ष में विश्वास करता हूँ। सारे निजी और व्यक्तिगत संघर्ष हमको कहीं नहीं ले जाते। वो तात्कालिक रूप से बहुत ही पराक्रमी लग सकते हैं, लेकिन अंततः ये सामूहिकता है और एक सामूहिक संघर्ष जिसमें जितने ज्यादा लोग शामिल हो। आपको क्या लगता है, हम जिन चीजों को कहते हैं गलत है, अगर 1 लाख लोग भी सड़क पर निकल जाए, 10 लाख तो छोड़िए, 1 करोड़ तो छोड़िए, तो किसी को हिम्मत है कि कुछ कर लेगा? तो हमेशा यह व्यवस्था निजी पराक्रम को ग्लोरीफाई करती है, उसको वो प्रसारित करती है और उसको महिमा मंडित करती है। जबकि जो सामूहिक संघर्ष है जो हो रहा है, किया बंगलुरु की स्त्रियों ने सड़क पर निकल करके जो ये प्रोविडेंट फंड का संशोधन लाए थे उसको वापस करवा दिया। ये मामूली घटना नहीं है। जो मैं कुछ भी करूं, जान भी दे दूं तो कुछ नहीं होगा। तो सामूहिकता बड़ी चीज है और नैतिकता सामूहिकता की ही होती है, वही जीवित रहती है। विनय सौरभ हिंदी के महत्वपूर्ण युवा कवि हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। ये दुमका में उनके सवाल से हम आज की इस बातचीत का समापन करेंगे, ये खेद प्रकट करते हुए कि बहुत सारे सवाल हम आज ले नहीं सके हैं, और यदि फिर कभी आपसे बातें करने का मौका मिलेगा तो बाकी के सवाल अगली किसी बातचीत में हम लेंगे। विनय जी का सवाल, आज का आखिरी सवाल, आप नए कवियों को गद्य की कौन सी जरूरी किताबें पढ़ने का सुझाव देना चाहेंगे? गद्य की मतलब मैं समझता हूं कि कविता की किताबों से इतर गद्य की किताबें, शायद विचार की, आलोचना की, उपन्यास, कहानी। वैसे तो अब ये तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और सूची भी बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि केवल साहित्य से संबंधित अगर गद्य पढ़ना हो तो कुछ जो किताबें मेरी समझ से बहुत जरूरी हैं, एक तो है मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, वो मैं समझता हूँ सबको पढ़ना ही चाहिए। रसूल हमजतोव की मेरा दागिस्तान, खासतौर से उसका पहला खंड। एजरा पाउंड की ABC ऑफ रीडिंग। W.H. ऑर्डन की द डायर्स हैंड के शुरू में जो नोट्स हैं, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, वो इतना तो सबसे जरूरी है। और काव्य मीमांसा राजशेखर, वो भी मेरी समझ से बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन ये तो न्यूनतम है, पढ़ना ही चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आभार। आप
आपका और सभी मित्रों का जिन लोगों ने इतनी बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत, इतनी मुश्किल बातचीत में मुझको डाला, इतने कड़े सवाल भी किए, मुझको बहुत खुशी है। और बहुतों को मैं संतुष्ट नहीं कर सका, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन यही तो अच्छी बात है कि हम कभी किसी को संतुष्ट नहीं करते, हम वो चाहते भी नहीं। हम चाहते हैं कि असंतोष बना रहे ताकि हम फिर से उन्हीं बातों पर फिर बात करें, सो के उठें और फिर उसी पर बात करें। जी, तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही धीरज के साथ, अपनापे के साथ और प्यार के साथ आपने हमारे सभी श्रोताओं, दर्शकों और मित्रों के सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बातचीत की ये श्रृंखला, हमारी ये यात्रा बातचीत की, संवाद की अनवरत चलती रहेगी। राजपाल सन्स का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये शायद अकेला कार्यक्रम है जिसमें लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है। जी। और पहले पत्रिकाओं में ऐसे स्तंभ हुआ करते थे, फिल्मों की पत्रिकाओं में भी और ऐसे भी। परसाई जी का स्तंभ बहुत लोकप्रिय था, हरिशंकर परसाई का। पूछिए परसाई से उनका कॉलम था। हाँ, तो इस तरह से तो मुझको बहुत खुशी है कि ऐसा स्तंभ चल रहा है। जी, बहुत बहुत तो आभार आप सबका। राजपाल एंड सन्स की ओर से आपका और आज कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और विदा इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगले रविवार शाम 6 बजे ठीक इसी वक्त हम हिंदी के किसी अन्य महत्वपूर्ण लेखक या विचारक के साथ यहाँ फिर आएंगे और आपके सवाल लेकर उनसे बात करेंगे। आज के हमारे अतिथि आदरणीय और प्रिय कवि अरुण कमल जी, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।